नमस्कार। आज दिल्ली से पटना के बीच की सियासी हलचल पर बात करेंगे। ये समझने की कोशिश करेंगे कि पटना से कुछ खामोशी की सुगंध क्यों आ रही है। कल तक तो दिल्ली और लखनऊ के बीच के टकराव दिख रहे थे, जिसे मोहन भागवत के बयान से जोड़कर देखा जा सकता है, उत्तर प्रदेश की हलचल से समझा जा सकता है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच का राजनीतिक द्वंद क्या छिड़ा हुआ है। लेकिन आज बिहार की करेंगे। इतना सब कुछ बिहार में पलटा है पिछले कुछ दिनों बाद कि अंदर खाने कुछ चर्चाएं फिर से शुरू हो गई हैं कि बिहार और दिल्ली के बीच का रिश्ता क्या उसी तरह से है जैसा कुछ दिन पहले तक था। कुछ ऐसा पक तो नहीं रहा है जिसका संदेह, जिसकी गंध राजनीतिक गलियारों में थोड़ी घूमनी शुरू हो गई है। मैं पिछले कुछ दिनों बिहार घूम कर आया हूं और जो वहां देखा वो आपसे साझा कर रहा हूं, ये समझने और समझाने के लिए कि जब दिल्ली में इतनी हलचल मची थी, पटना से चुप्पी क्यों आ रही थी। स्वागत है आप सबका डॉक्टर लक्ष्मण यादव के विश्लेषण के साथ 4 पीएम न्यूज नेटवर्क पर। तो पिछले दिनों जो राजनीतिक घटनाक्रम हुए, देश में संसद चल रही थी, संसद पर संविधान में चर्चा हो रही थी, संविधान पर चर्चा में संसद में बहुत गहमा-गहमी हुई, कई तरह के बड़े कानूनों को लाने की कोशिश हो रही थी, जिसमें से 2 कानूनों का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो विधेयक केंद्र सरकार लाना चाह रही थी। एक वक्फ बोर्ड वाला और दूसरा वन नेशन वन इलेक्शन वाला। इन दोनों के साथ देश की राजनीति में बहुत कुछ बदलाव होने वाला है। एक तरफ हिंदू बनाम मुसलमान की पॉलिटिकल नैरेटिव थ्योरी, उस पर भारतीय जनता पार्टी का रुख जो है वो देश की राजनीति में बहुत कुछ तय करने वाला है। बटेंगे तो कटेंगे से लेकर एक है तो सेफ है तक, वो हलचल दिल्ली से लेकर कई राज्यों में बहुत तेजी से सुनाई दे रही थी। उसके कंपन उत्तर प्रदेश से लेकर दक्षिण भारत तक के कई राज्यों में दिखाई दे रहे थे। दूसरा विधेयक था वन नेशन वन इलेक्शन, जो इस बार तो अभी उस तरह से पेश नहीं हो पाया, लेकिन वह इस देश की राजनीति को ठीक ठाक प्रभावित करने की क्षमता रखता है। उस बीच में एक प्रकरण आया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का। गृह मंत्री अमित शाह संविधान पर चर्चा में बोलते बोलते एक ऐसा वाक्य बोल गए जो बाबा साहब अंबेडकर के मानने वालों को चुभ गया, क्योंकि वो वाक्य उस शैली में बोला गया था, उस लहजे से बोला गया था जो लहजा अपमानजनक महसूस हुआ लोगों को। राजनीतिक दलों ने देखा तो उस पर प्रतिक्रिया दी, घोर प्रतिक्रिया दी। और आज जब हम और आप बात कर रहे हैं तब देश के कई इलाकों में, कहीं कोई राजनीतिक दल कांग्रेस है तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, कहीं समाजवादी पार्टी है तो वो लगातार कई दिनों से जिलों जिलों के मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन आंदोलन कर रही है। कहीं कोई और दूसरा दल है, आम आदमी पार्टी से लेकर के आरजेडी है, वो लगातार इस मुद्दे पर बोल रही है कि बाबा साहब का अपमान बर्दाश्त नहीं होगा। बहुजन समाज पार्टी आज सड़कों पर उतर गई बाबा साहब अंबेडकर के अपमान के सवाल पर, गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफा और माफी मांगने के सवाल पर। आज उत्तर प्रदेश के जिलों जिलों में बहुजन समाज पार्टी के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। तो चाहे कांग्रेस हो, सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो, आम आदमी पार्टी हो, यानी पूरा विपक्ष जितना है वो बीजेपी को घेर लिया है चारों तरफ से। जब दिल्ली में इतना कुछ चल रहा है तो बिहार की सत्ता पर बैठी हुई बीजेपी के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक, जिन 2 लोगों के सहयोग के बिना केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चल सकती, नायडू और नीतीश, ये दोनों चुप क्यों हैं?
वक्फ बोर्ड पर उनके कुछ सांसदों की टिप्पणियां ऐसी आईं, खासकर मैं आज नीतीश कुमार पर बात करने जा रहा हूं, वो भारतीय जनता पार्टी को कंफर्टेबल जोन से थोड़ा डिस्टर्ब करती हुई नजर आई। वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी तक कोई ठोस टिप्पणी प्रतिक्रिया बिहार की तरफ से नहीं आई है। नीतीश कुमार अचानक से चुप हो गए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक ऐसे आइकॉन हैं, एक ऐसी विचारधारा से जुड़े हुए हैं जिस विचारधारा का रिश्ता जितना बीजेपी और आरएसएस के खिलाफ बैठता है, उससे ज्यादा करीब वो समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के पास है। जिस मान्यवर कांशीराम, लोकनायक जयप्रकाश नारायण, जननायक कर्पूरी ठाकुर, जगदेव बाबू, महामना रामस्वरूप वर्मा, चंद्रिका प्रसाद जिज्ञासु, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, ये विरासत जिस राजनीतिक दल की हो, अगर वो सैद्धांतिक तौर पे भी उस विरासत से आता है, तो वो इन दोनों तीनों प्रकरणों में बहुत असहज होगा। चाहे वो वक्फ बोर्ड हो, चाहे वो मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजने का एक उत्तेजक राजनीतिक सांप्रदायिक रंग हो। नीतीश कुमार इन जगहों पर खामोश हैं। वहीं दूसरी तरफ जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अपमान का सवाल आ गया, इस पर भी नीतीश कुमार चुप हैं। और मैं अगर साफ कहूं कि ये दोनों मसले ऐसे हैं जिस पर नीतीश कुमार असहज महसूस कर रहे होंगे। नीतीश कुमार किसी राजनीतिक दबाव में पलट गए, नीतीश कुमार किसी स्वार्थ में बीजेपी के साथ चले गए, नीतीश कुमार ने ये देख लिया हो कि मंदिर बन जाने के बाद 2024 का लोकसभा चुनाव मुश्किल में फंस रहा है, या विपक्ष की रणनीति उन्हें पसंद नहीं आ रही है, जिससे उन्हें ये नजर आने लगा हो कि ये जीत तो पाएंगे नहीं, तो समय रहते बीजेपी के साथ चले जाओ। बीजेपी के साथ चुनाव के पहले नीतीश कुमार चले भी गए, उन्होंने सीटें भी जीत ली, उन्हें ठीक ठाक ओहदे मिल गए, उनके कुछ लोग मंत्री बन गए, बिहार को उन्होंने मजबूती से साधे रखा, मुख्यमंत्री की कुर्सी पर वो बैठे रहे। इतना तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन उसके बाद से शपथ ग्रहण हुआ, पैर छूते भी नजर आए। कई बार वो इतने नीचे झुक जा रहे थे कि खुद नीतीश कुमार जी को मानने वाले, चाहने वाले लोगों को उचित नहीं लग रहा था कि जिन नरेंद्र मोदी जी को लगभग साथी हैं और उम्र में कुछ ऊपर नीचे ही होंगे, उनके सामने इतना भी झुकना ठीक नहीं। ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इस बीच में एक राजनीतिक प्रश्न लगातार ये बन रहा था कि क्या भारतीय जनता पार्टी 240 सांसदों पर ही टिकी रहेगी? क्या वो ये कोशिश नहीं करेगी कि दूसरे दलों के सांसदों को किसी बहाने अपनी तरफ ले आकर के 272 का आंकड़ा अपने दम पर पार कर लें, ताकि बड़े निर्णय लेने में उन्हें डर ना हो। बड़े निर्णय, चाहे वक्फ बोर्ड हो, चाहे वन नेशन वन इलेक्शन हो, चाहे संविधान को भीतर भीतर बदल देना हो। ये जो सहयोगी दल है कई बार परेशान करते हैं, तो कई बार सबसे बड़े पैकेज देकर नीतीश नायडू को खुश किया गया, मंत्रिमंडल देकर में जगह देकर खुश किया गया। हालांकि मंत्रिमंडल में जो जगह नीतीश कुमार जी के मंत्रियों की होनी चाहिए वो मिल नहीं पाई। वो रेल मंत्रालय मांगते रहे, वो बड़े मंत्रालय मांगते रहे, उन्हें ढंग का कोई मंत्रालय मिला नहीं। लेकिन फिर भी राजनीति में कई बार इस तरह की चीजें चलती हैं, तो उन्हें पता तो चल जाता होगा कि भीतर खाने कहीं वो निशाना 240 से 272 पहुंचने का रास्ता उनकी पार्टियों को लील कर तो नहीं जाएगा। तो भीतर भीतर बहुत कुछ होता होगा जिसका अंदेशा उन्हें होगा। लेकिन राजनीति में जब मुद्दे मर जाएं, एजेंडा खत्म हो जाए, तो पार्टियां टिकेंगी किस चीज पर? नेताओं के चेहरे पर बहुत दूर तक की राजनीति नहीं हो पाती। वो राजनीति किसी एजेंडे और विचार पर होती है। तब सांप्रदायिकता का एजेंडा और सामाजिक न्याय का विचार, जब इन दो सवालों पर पूरे देश में भूचाल आया हुआ है, नीतीश कुमार अचानक से चुप हो गए। उनके कोई बहुत ठोस बयान आप नजर नहीं देख पा रहे होंगे कि चाहे वो सांप्रदायिकता के सवाल पर, हिंदू मुसलमान के सवाल पर, वक्फ बोर्ड के सवाल पर, एकदम खामोश है नीतीश कुमार।
और वहीं दूसरी तरफ बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महानायकों के अपमान पर भी वो चुप हो गए। अचानक से नीतीश कुमार के बीमार होने की खबर आने लगी। पटना में एक बहुत बड़ी बैठक हुई जिसमें मुख्यमंत्री और पूरे मंत्रिमंडल को रहना था। दोनों उप मुख्यमंत्री तो बैठक में रहे, लेकिन बताया गया कि नीतीश कुमार जी बीमार हैं और उसके बाद चंद दिन बीतते हैं, वो यात्रा पर निकल जाते हैं। पहले महिला सम्मान यात्रा नाम का कुछ नाम दिया गया, लेकिन बाद में प्रगति यात्रा का नाम देकर के नीतीश कुमार अपनी उपलब्धियों को बताने के लिए निकल पड़े। इसका मतलब बड़ी बैठकों में जाने से बीमार होना उतना स्वाभाविक तो नहीं लगता। और नीतीश कुमार जी की पिछले कुछ वर्षों की जो राजनीतिक कार्यशैली रही है, वो ये बताती है कि वो यूं ही न तो बीमार पड़ते हैं, वो यूं ही न तो खामोश होते हैं, वो यूं ही मीडिया से दूरी भी नहीं बना लेते हैं। मीडिया की आई खबरों के मुताबिक प्रगति यात्रा पर निकले नीतीश कुमार लगातार मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं। कई जगहों पर वो आधे घंटे का समय दे रहे हैं तो कहीं 2 मिनट में कार्यक्रम करके आगे बढ़ जा रहे हैं। वो बात नहीं कर रहे, वो बोल नहीं रहे। और दूसरी तरफ जनता दल यूनाइटेड पर्चा जारी कर रहा है और जनता दल यूनाइटेड जो पोस्टर जारी कर रहा है, वो पोस्टर ये बताने के लिए पर्याप्त है कि बिहार में हो क्या रहा है और बिहार किस दिशा में जाएगा। बिहार में साफ तौर पर एक पोस्टर जारी होता है जिसमें कहा जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार, फिर से नीतीश 2025 में। अब जनता दल यूनाइटेड लगातार उस प्रगति यात्रा और इन चीजों को देख करके फिर से नीतीश और बिहार में नीतीश, इन चीजों को लेकर के वो साफ एक संदेश देना चाहते हैं और साफ वाक्य लिखते हैं। जब बात बिहार की हो, नाम सिर्फ नीतीश कुमार का हो। नीतीश कुमार एक दूरदर्शी राजनेता की तरह मौसम बदलने के पहले भांप लेते हैं। नीतीश कुमार को दिख रहा होगा कि महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे पार्टी तोड़ करके आए, बहुत बड़ा जोखिम लेकर के आए, फिर साबित भी कर दिया। लोकसभा के बाद राज्यसभा विधानसभा में सीटें भी लेकर के आए, ठीक ठाक सीटें ले आए, लेकिन बीजेपी से कम रह गए। मुख्यमंत्री का ओहदा चला गया, नाराज भी हुए, गांव लौट गए बीमार होकर के, इलाज कराने लगे, बात नहीं कर रहे थे। फिर भी वक्त लिया, मानना पड़ गया, चुप हो गए। मुख्यमंत्री का पद गया। बिहार को महाराष्ट्र बहुत करीब से नजर आ रहा होगा। एकनाथ शिंदे का मुख्यमंत्री पद चला गया, बीजेपी सबसे ज्यादा सीटें ले आई, बीजेपी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को बना दिया गया। अब चुपचाप सहयोग करने को मजबूर कर दिया गया एकनाथ शिंदे को। और जब आप सरकार में रहते हैं तो कई आपके काम ऐसे मिल ही जाते होंगे जिसकी कोई फाइल, जिसकी कोई कॉपी, जिसका कोई सूत्र, जिसका कोई सबूत किसी बड़े के हाथ में लग जाए और फिर एक संदेश आए कि मान जाओ वरना डॉट डॉट डॉट। और एकनाथ शिंदे मान गए, मुख्यमंत्री का पद चला गया। बिहार वह राज्य है जहां लंबे वक्त से भारतीय जनता पार्टी इस फिराक में है कि लालू और नीतीश दोनों के राज को कैसे कम किया जाए। 2020 में भी बीजेपी ने इसकी कोशिश की थी और नीतीश कुमार ये भूले तो नहीं होंगे। 2020 में नीतीश कुमार तो एनडीए गठबंधन में बीजेपी के साथ थे, लेकिन जो एनडीए के दूसरे सहयोगी थे चिराग पासवान, उनको इस्तेमाल किया गया नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए। और जहां जहां जेडीयू का प्रत्याशी था वहां वहां चिराग पासवान अपने प्रत्याशी खड़े कर देते हैं। लगातार नीतीश कुमार को कमजोर किया जाता है। लेकिन नीतीश कुमार की कुछ बात तो ऐसी है कि जिससे उनको कम सीटें आने के बाद में मुख्यमंत्री बना दिया गया। बाद में नीतीश कुमार पलटते हैं, बीजेपी के साथ छोड़ते हैं, आरजेडी के साथ महागठबंधन की सरकार बनती है। महागठबंधन की सरकार जाति जनगणना जैसे फैसले लागू कर देती है, आंकड़े आ जाते हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश की राजनीति बदल जाती है। महागठबंधन की सरकार 17 महीने में लगभग 4 से 5 लाख सरकारी नौकरियां बांट देती है। बिहार में महागठबंधन की सरकार लगातार शिक्षा और रोजगार के सवाल पर पूरे देश में चर्चा का विषय बन जाती है
और उसके बाद वही तो जोड़ी निकली थी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की, जो पूरे देश के विपक्ष के नेताओं से पहले मिलती है और उसके बाद सबको एक करती है। वो ऐन मौके पर नीतीश कुमार के पलट जाने से वो गठबंधन कमजोर हुआ। इसीलिए उसकी एक पुरानी तस्वीर सोशल मीडिया पर चलने लगी कि क्या नीतीश जी फिर से कुछ सोच रहे हैं। बिहार में अगर बात करें तो आरजेडी की तरफ से ये बात समझ में आ रही है कि गठबंधन में शामिल होकर के काम करके दिखाने का मौका तो मिला, लेकिन गठबंधन तोड़ करके बीजेपी ने फिर से सबको एक कर लिया और भारतीय जनता पार्टी इस बार अगर चुनाव जीतती है, और ये बात नीतीश जी भी जानते हैं, उनके आसपास के लोग भी जानते हैं और बिहार का एक एक व्यक्ति जानता है, अगर इस बार बीजेपी की सीटें ज्यादा होती हैं और लगभग दुगुने का आंकड़ा होता है जैसा कमोबेश पिछली बार था, क्या बीजेपी फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान लेगी? क्या बीजेपी फिर से कम सीटों के रहने के बाद नीतीश कुमार को शपथ दिलवा लेगी? हालांकि बीजेपी ऐसा करे तो इसमें आश्चर्य नहीं है। बीजेपी कुर्सी पाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन यह बात नीतीश कुमार को भी समझ में आ रहा होगा कि 240 लोकसभा के सांसदों को 272 पहुंचाने में उनकी क्या भूमिका है और उनकी पार्टी कहां खतरे में है। और इस बार बिहार में नीतीश कुमार का एकनाथ शिंदे न कर दिया जाए, यह आकलन तो नीतीश कुमार को भली भांति होगा। भली भांति वो इन चीजों को समझते होंगे, इसलिए उचित मौके पर वो चुप हो गए हैं, उचित मौके पर वो बीमार पड़ रहे हैं और चुपचाप अपनी बात को कहने के लिए जनता तक चले गए। वो सबसे बड़ी बैठक में नहीं आए और दोनों उप मुख्यमंत्री गए। राजनीति में कुछ भी असंभव नहीं है और कुछ भी जो आज दिख रहा है वही कल हो, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है कि ये सारे आकलन गलत साबित हो जाए और नीतीश कुमार जैसा बोलते रहे हैं कि गलती से दो चार बार इधर उधर हो गए, अब नहीं होंगे और हम तो सदा से, आप सब तो जनबे करते हैं ना, हम तो बहुत शुरू से वहीं जिनके साथ थे आज उन्हीं के साथ हैं और हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। या तो ये सही होगा और नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे और वो बीजेपी के साथ चुनाव लड़ेंगे, बीजेपी उनको मुख्यमंत्री भी बना देगी। अगर मुख्यमंत्री नहीं भी बनाएगी तो कोई घोटाला, कोई फाइल, कोई चीज, मान लो वरना टाइप का होगा और हो सकता है नीतीश कुमार चुप हो जाए, मुख्यमंत्री बीजेपी का बन जाए। चुनाव के बाद नीतीश कुमार खत्म कर दिए जाए राजनीतिक तौर पर। या नीतीश कुमार है, वो ये भांप लेंगे तो वो कुछ भी कर सकते हैं। ये वही नीतीश कुमार हैं जो मिट्टी में मिल जाऊंगा मगर भाजपा से हाथ नहीं मिलाऊंगा कहकर पगड़ी भी खुलवा दिए सम्राट चौधरी की और मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। ऐसे में बिहार के गली कूचों में एक सुगबुगाहट तेज है कि भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से मंदिर बना मस्जिद, हर मस्जिद के नीचे से मंदिर खोजना, सांप्रदायिक ताकतों को बढ़ावा देना, देश में धार्मिक ध्रुवीकरण फैलाना, इससे नीतीश कुमार असहज हैं। वक्फ बोर्ड से लेकर के तमाम ऐसे कानून लाना जिससे सामाजिक तनाव पैदा हो, इन सब से भी नीतीश कुमार असहज हैं। वन नेशन वन इलेक्शन से लेकर के क्षेत्रीय दलों को कमजोर करने की राजनीति से नीतीश कुमार असहज हैं। बाबा साहब अंबेडकर के अपमान से लेकर के तमाम तरह के कामों में नीतीश कुमार असहज हैं और जब नीतीश कुमार असहज होते हैं तो या तो बीमार पड़ते हैं या चुप हो जाते हैं। और नीतीश कुमार एक मजे हुए समाजवादी नेता हैं जिन्हें यह राजनीति कम से कम आज तक पसंद नहीं आई। आप नीतीश कुमार का कोई विवादित बयान नहीं बता पाएंगे जिसमें वो सांप्रदायिक बात बोल रहे हों, किसी जाति धर्म पर कोई ऐसी टिप्पणी कर रहे हों। नीतीश कुमार कभी इन चीजों को लेकर विवादों में नहीं रहे। वो एक मजे हुए समाजवादी नेता है। वो अपनी कुर्सी के लिए भले ही ऐसे निर्णय, ऐसे मोड़ पर ले चुके हों जिसका राजनीति पर असर पड़ा हो, तो अगर ये सच है तो आगे भी नीतीश कुमार अपनी कुर्सी के लिए उस पोस्टर पे कि जब बात बिहार की हो तो एक ही नाम नीतीश कुमार का हो, यह संकेत कर रहा है कि अगर इस कुर्सी पर खतरा नजर आया तो नीतीश कुमार कभी भी करवट बदल सकते हैं, जिसका असर दिल्ली तक होगा। और दिल्ली को भी यह पता है, इसलिए 240 को 272 करने की अंदर खाने कोशिश भी जारी है। बाकी ईडी सीबीआई उचित समय पर पटना की फ्लाइट पकड़ सकते हैं।
आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और टिप्पणी के साथ, तब तक के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।